अच्छा जी, इसमें जो है अब इसके दो रूट्स हैं। हाँ जी, अब इसके दो रूट्स हैं इन्फेक्शन की, भी हमने बात की है। एक तो है जी डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्प्रेड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द यूट्रस, और सेकंड जो है वो असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम द विजाइना और सर्विक्स टू द अपर जेनिटल ट्रैक्ट। Now there are two types of the PIDs, that is a pelvic inflammatory disease. वो acute भी हो सकती है और वो chronic भी हो सकती है। Acute भी हो सकती है और chronic भी हो सकती है। Acute means that it is an acute infection. It has just spread to the upper genital tract और उसके symptoms आने शुरू हो जाते हैं। और chronic का मतलब है कि एक low grade infection था and it ascended to the uterus, लेकिन उसके symptoms कुछ नहीं थे। उस वक्त उसके symptoms कुछ नहीं थे। But since the patient was asymptomatic, it spreads to the different parts of the uterus and the fallopian tubes, ovaries and pelvic peritoneum. और वो वहाँ पे रहा and the patient remained asymptomatic, but after it spreads to the pelvic peritoneum, the patient became symptomatic. That is called the chronic infection. ठीक है कि एक लो ग्रेड इन्फेक्शन वाज देयर कंटिन्यूसली, वो असेंडिंग इन्फेक्शन भी हो सकता है विजाइना और सर्विक्स से, मोस्ट प्रॉब्ली में वही इन्फेक्शन होता है विच वाज अनट्रीटेड इन विजाइना और सर्विक्स में, और फिर वो असेंड कर रहा है और देयर इट रिमेन्ड एसिम्टोमेटिक, अपना कुछ लो ग्रेड एक्टिविटी करते रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन पेशेंट डिडंट हैव एनी सिम्टम्स। और जब वो स्प्रेड हुआ पेल्विक पेरिटोनियम में तो पेशेंट स्टार्टेड हैविंग सिम्टम्स। इसको हम समटाइम्स द पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट पीआईडी के साथ प्रेजेंट करता है अगर इमीडिएटली इन्वॉल्व हुआ है आपके पास पेल्विक पेरिटोनियम, और क्रॉनिक पीआईडी के साथ भी प्रेजेंट करती है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करती है कि मुझे कंटिन्यूस डल लोअर एब्डोमिनल पेन है, डल एकिंग लोअर एब्डोमिनल पेन, कंटिन्यूस डल एकिंग लोअर एब्डोमिनल पेन है विच इज एग्रेवेटेड बाय द मेंस्ट्रुएशन। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो इट बिकम्स एग्रेवेटेड और वो बहुत ज़्यादा स्वीयर पेन मुझे शुरू हो जाता है उसमें। और जो एक्यूट पेन होती है उसमें पेशेंट ऑलवेज प्रेजेंट्स विद स्वीयर लोअर एब्डोमिनल पेन, स्वीयर लोअर एब्डोमिनल पेन जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस और इन बोथ आइलिक फोसास में पेशेंट पेन की कंप्लेन के साथ आती है स्वीयर। एसोसिएटेड सिम्टम्स में हाई ग्रेड फीवर हो सकता है पेशेंट को, complain of excessive and foul smelling vaginal discharge, complain of excessive and foul smelling vaginal discharge। वो कहाँ से आएगा? एक तो ये विजाइना और सर्विक्स के जो ग्लैंड्स हैं these were infected, ये तो पहले से इन्फेक्टेड थे, और जब वो ऊपर स्प्रेड किया देयर आर आल्सो स्क्रीटरी ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम, उसमें से अब स्क्रीशंस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं दैट आर इन्फेक्टिव। तो जब वो डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो पेशेंट कंप्लेन्स के फाउल स्मेलिंग एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज है। Since it has spread to the fallopian tubes and ovaries और pelvic peritoneum, इस वजह से pelvic peritoneum की involvement की वजह से acute pain के symptoms आ रहे हैं। So lower abdominal pain है, excessive vaginal discharge है, acute infection है, systemic symptoms आएंगे। Patient presents to you with fever, high grade fever भी हो सकता है, low grade fever भी हो सकता है। सो हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करती है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज। जब एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन होगा तो एंडोमेट्रियम शेडिंग जो है वो जब भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान में एंडोमेट्रियम शेडिंग होती है तो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इज ऑलवेज देयर क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, दे कॉजेज इन्फ्लेमेशन। सिंस द इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी लो ग्रेड और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको ओवरकम कर लेता है, वी डोंट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। लेकिन जब पीआईडी में देयर इज एक्सेसिव इन्फेक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस्ड और जो एंडोमेट्रियम शेडिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है उसकी शेडिंग होती है ज़्यादा और पेशेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन करती है। शी कैन कंप्लेन ऑफ इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग। एक तो मैंने आपसे कहा है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है और इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इरेगुलर ब्लीडिंग इसलिए होगी क्योंकि एंडोमेट्रियम इन्फ्लेम्ड है, वो इरेगुलरली शेड करती जा रही है। जब कभी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है वो वहाँ पर
हॉट, इंगॉर्ज्ड और कंजेस्टेड हो जाती है एंडोमेट्रियम, तो दैट शेड्स। पेशेंट इरेगुलर ब्लीडिंग की कंप्लेन कर रही है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। जब इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली शी कंप्लेन्स ऑफ डिस्मेनोरिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि शी कंप्लेन्स ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन। और फिर वो साथ ही कहती है कि जब पीरियड्स होते हैं तो पेन और भी ज़्यादा हो जाती है, दर्द और शदीद हो जाती है, और मुझे जाके कभी कभी इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं दर्द के लिए। शी कंप्लेन्स ऑफ डिस्मेनोरिया, ऑर्गन्स जो जितने वो इन्फेक्टेड हैं, दैट इज अ विजाइना और सर्विक्स। तो शी गिव्स हिस्ट्री के व्हेनेवर आई हैव इंटरकोर्स तो मुझे स्वीर पेन हो रही है, ठीक है, दैट इज द डिस्पेरोनिया। कभी कभी अगर ये वाला सर्विक्स का पोर्शन, दैट इज द एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स इज इन्फ्लेम्ड और पेशेंट को सर्विसाइटिस हुआ हुआ है, तो पेशेंट इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग की भी कंप्लेन करती है, इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग की कंप्लेन करती है। तो अभी तक हमने क्या बातें की हैं? फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन कि pelvic inflammatory disease, that is the infection of the uterus, fallopian tubes, ovaries and pelvic peritoneum, is called the pelvic inflammatory disease that is not associated with surgery or pregnancy. ठीक है, it has nothing to do or it has no relationship with surgery. अगर आप सर्जरी करेंगे डेफिनेटली वो तो एक सोर्स है इन्फेक्शन का कि आप वहाँ पे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करें, या इन प्रेगनेंसी में हो सकता है बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी, असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है, जो विजाइना है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी इम्यूनिटी रिड्यूस हुई होती है, तो पेशेंट इज मोर प्रोन टू गेट द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वो असेंड कर सकते हैं। तो उसको बाईपास करके उसके एक्सक्लूजन के साथ अगर इन्फेक्शन होता है, दैट इज इन्फेक्शन विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ सर्जरी और प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड द PID. That we talked about the etiology and pathogenesis. Two stages हैं PID के, एक्विजिशन ऑफ विजाइनल और सर्वाइकल इन्फेक्शन। अभी हमने बात की थी कि it could be either the vaginal or the cervical infection which was previously there and it was untreated, ठीक है, when it remained untreated और आप स्प्रेड हो गया और वो ऊपर चला गया और से इन्फेक्शन हो गया। और दूसरा क्या है कि डायरेक्ट एसेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द विजाइना एंड सर्विक्स, एक तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू के भी आ सकता है और डायरेक्ट एसेंट भी हो सकती है कि नो वेजिनाइटिस भी नहीं था, सर्विसाइटिस भी नहीं था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली असेंट करके ऊपर आ गए और उन्होंने पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज कर दिया। तो ये हमारे पास दो जो है वो सोर्सेस हैं इन्फेक्शन के। Now organisms most commonly isolated. अब कौन से ऐसे organisms हैं which are most probably या most commonly involved in causing the pelvic inflammatory disease? उनमें जो सबसे ज़्यादा notorious organism, that is the Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis. Neisseria gonorrhoeae is a Diplococcus gram-negative diplococci. gram-negative diplococci. यहाँ पे इसकी ये पिक्चर बनी भी हुई है, जो कि किडनी शेप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये किडनी शेप्ड होते हैं और एक सेल के अंदर है, ग्रेम नेगेटिव डिप्लोकोकस है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस है, इट इज बेसिकली एन इंट्रासेलुलर मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म है with many features of like a virus, लेकिन it's not a virus, it's a protozoal infection है। So Neisseria gonorrhoeae और जो Chlamydia trachomatis है, these are the most notorious organisms. Most notorious organisms इस वजह से हैं if these organisms remain untreated, basically ये cervicitis भी cause करते हैं because the इनकी जो most जो determined cells हैं to be attacked by these organisms are the columnar cells. तो columnar cells कहाँ पे होते हैं? वो cervix में भी होते हैं and then going upwards and the uterus में और फिर fallopian tubes में, ठीक है जी। So आपका जो Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis, first of all they causes a cervicitis cause करते हैं, and if the patient remains untreated तो it can cause a ascending infection और PID cause करते हैं। मसला ये कि if you don't treat these organisms, ये urethritis भी cause करते हैं क्योंकि जो urethra होता है उसके अंदर भी columnar epithelium होती है। अच्छा, अगर उसमें urethritis के symptoms भी आते हैं जिसमें पास वाला जो है वो यूरिन पेशेंट पास कर रहा होता है, विजाइनल डिस्चार्ज है, डिस्ट्यूरिया की कंप्लेन है,
और अगर इस इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं करते तो इट कैन रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी। लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी में क्या हो जाता है कि फेलोपियन ट्यूब्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एडिशंस बन जाती हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इन इनफर्टिलिटी। Chronic infection of Neisseria and Chlamydia trachomatis can result in infertility. Infertility कैसे होती है? Fallopian tubes में chronic infection की वजह से fibrosis हो जाता है, adhesions बन जाती हैं, और जब adhesions बन जाती हैं तो जो ovum है it cannot pass from the ovary to the uterine cavity में नहीं आ सकता, तो it is one of the causes of the infertility. इस वजह से, और basically these are both sexually acquired infections हैं. If a patient presents to you with a vaginal discharge and you are suspecting कि इसको she is complaining of yellowish vaginal discharge है, lower abdominal pain और pus stain जो है या purulent किस्म का जो यूरिन पास कर रही है और डिस्ट्यूरिया की भी कंप्लेन कर रही है, तो ये जो सबसे पहले आप चीज सस्पेक्ट करते हैं दैट इज Neisseria chlamydia. You take high vaginal swabs for these. You take high vaginal swabs और एंडोसर्वाइकल स्वैब्स लेते हैं. एंडोसर्वाइकल स्वैब्स एंड हाई वाजाइनल स्वैब्स आपकी बुक्स में एनटीटी लिखा हुआ है, दैट्स अ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नेट NAAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ Neisseria and Chlamydia trachomatis. और एक तो ट्यूब्स में एडिशंस ऑफ फाइब्रोसिस कॉज कर देगा, और सेकेंडली आपकी जो पेल्विक पेरिटोनियम है उसमें भी ये क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से एडिशंस कॉज कर सकता है. दैट कैन रिजल्ट इन क्रॉनिक पेल्विक पेन. Chronic pelvic pain. Okay. Now next organisms कौन से हैं? Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma ureolyticum, Herpes simplex virus, Trichomonas vaginalis, Cytomegalovirus, Haemophilus influenza and Streptococcus agalactiae. अच्छा, अब इसमें से जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेकेंड ग्रुप में लिखे हुए हैं, ऑल ऑफ दीज कॉजेज द बैक्टीरियल वेजिनोसिस. ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेशन ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन्फेक्शन, दैट इज अ BV इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है. यूजुअली ये इन्फेक्शंस लो ग्रेड ही होते हैं और मोस्टली पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक अगर डिस्चार्ज हो भी हो दैट इज द वाइट होमोजेनस डिस्चार्ज होता है या मिल्की वाइट डिस्चार्ज होता है. Rarely these infections ascends upwards, लेकिन they can ascend. अगर वो वहाँ पे low grade infection रहता है and the patient remains untreated, तो it can ascend upwards और वहाँ पे जाके infection cause कर सकता है resulting in PID. Gardnerella vaginalis is very notorious to be involved in causing the preterm labor, pre-rupture of the membranes. अगर आपने हिस्ट्रेक्टमी किया उसके बाद पोस्ट हिस्ट्रेक्टमी विजाइनल जो कफ रह जाता है या जो वॉल्ट रह जाता है उसका इन्फेक्शन कॉज करता है, वहां पे विजाइनल वॉल्ट हीमाटोमा कॉज कर सकता है. मिसकैरेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दीज आर आल्सो नोटोरियस ऑर्गेनिजम्स, लेकिन मोस्ट कौन से कॉमन है? Neisseria, Gonorrhea, Chlamydia, Trachomatis. ये आपका MCQ बनता है कि which are the organisms which are most commonly involved in causing the PID. तो उसमें आप ये लिखते हैं. सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, तो उसमें भी ये दोनों आते हैं, Neisseria और Chlamydia trachomatis. रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर्स में है कि those patients who are more prone to get the infection, that is a young age. Young age में क्या है? Teenager, girls up till the age of 25 years. That is considered to be in very young age. ठीक है? Teenager or up to the age of 25 years. Most probably these women or these girls are not using any type of the barrier methods of the contraception or any other protective measures while having the sexual activity. So these are more prone to get these infections. Or agar teenager में these women or these girls get pregnant, they most probably go for the termination of the pregnancies at the places which don't have any aseptic measures, who don't take any aseptic measures, who don't have facilities for the aseptic techniques, resulting in the pelvic inflammatory disease. Multiple sexual partners. If the patient is having more than one partner, more than 2 to 3 partners, so she is more prone to get these infections क्योंकि she is coming in contact with 4 to 5 or 5 to 6 people who may be
having or carrying different type of infections with them. So these women are more prone to get these infections. Certain methods of contraception, IUCD, that is an intrauterine contraceptive device. आप intrauterine contraceptive device में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, that is a copper T. हम copper T, whenever we insert the copper T in the uterine cavity, we leave a thread in the vagina protruding through the cervical os, and we cut it at about 3 to 4 centimeters, उसका छोड़ देते हैं. So this thread is the site of the ascending infection. यहाँ से infection इस thread के साथ साथ ऊपर की तरफ spread करता है into the uterine cavity. Secondly, जो copper T itself है, it's a foreign body, और जब कभी आप foreign body introduce करते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो the risk of infection is there, क्योंकि body जो है वो उसको expel करने की कोशिश करती है, और जो copper है itself is a metal, तो वो एक infection introduce करता है वहाँ पे. तो local inflammatory process होता है वहाँ पर, endometrium में शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट हमेशा मेनोरेजिया की कंप्लेन करती है कि जी मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया फ्रॉम द टाइम आई गॉट दिस कॉपर टी इंसर्टेड. और साथ वो डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया और लोअर एब्डोमिनल पेन की भी कंप्लेन करती है. तो दिस कॉपर टी और इंट्रायूटेराइन कॉन्सेप्टिव अच्छा, जिसमें सेकंड IUCD आती है, दैट इज समाइडीना, जिसको हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द PID, ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द PID. तो इसलिए IUCD जो है इसमें कॉपर टी आती है. कॉपर इटसेल्फ इज अ मेटल, इसलिए वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन इंट्रोड्यूस करता है. सेकेंडली उसकी जो थ्रेड होती है वो थ्रेड से असेंडिंग इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाता है. नाउ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ क्लेमिडिया और अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. अभी हमने पूरी पीछे डिटेल में बात की है कि वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द PID इज क्लेमिडिया, या प्रीवियस अगर उसकी हिस्ट्री थी, आपने उसका कोई हाई वेजाइनल स्वैब लिया था या जब उसका एंडोसर्वाइकल स्वैब लिया था उसमें क्लेमिडिया का इन्फेक्शन आया था, now it has ascended upwards involving the upper genital tract and pelvic peritoneum, और उस वजह से अब उसको PID डेवलप हो गया. या कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मैंने आपको अभी भी बात की थी, we have already talked about कि Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae are both sexually transmitted infections. So if you come to know, और या आपने जो स्वैब किया उसकी कल्चर पे रिपोर्ट आ जाती है कि Chlamydia trachomatis है, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे या जो आपने टेस्ट किए हैं, तो पेशेंट शुड बी रेफर टू दी गम क्लिनिक, दैट इज अ जेनिटो यूरिनरी मेडिसिन क्लिनिक. गम क्लिनिक दैट इज अ जेनिटो यूरिनरी मेडिसिन क्लिनिक में उसको रेफर करते हैं. दीज क्लिनिक्स आर स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स. ये पाकिस्तान में नहीं होते हैं, मैं से बाहर की कंट्रीज की सॉरी एक्सक्यूज मी, बाहर की कंट्रीज की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे उन्होंने गम क्लिनिक्स बनाए हुए हैं. If one patient is having one STD, that is a sexually transmitted infection, so she is prone to have other STDs as well, that is the other sexually transmitted infections भी उसको ज़्यादा हो सकते हैं. तो उसके लिए उसकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. उसको वहाँ भेजा जाता है, वो अदर STDs के लिए पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि ऑल दोज पार्टनर्स हु हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद दिस पेशेंट इन द लास्ट 6 months, उन सबको ट्रेस किया जाता है और उनको कहा जाता है, उनको लेटर्स इशू किए जाते हैं कि आप आएँ, आके अपना टेस्ट करवाएं ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके. मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है कि इस वजह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको ट्रीट करना PID को, because if this infection is not treated, it has long-term sequelae. It has long-term sequelae in the form of infertility. और फिर जब ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर देन टू द अदर देन टू द अदर, तो इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और अदर STDs को रूल आउट करना, जिसमें HIV भी शामिल है, दैट इज़ द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन है. उन लोगों के अंदर हेपेटाइटिस B और C के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और सिमिलरली ऑल अदर जिसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस भी आ जाता है. ऑल दिस STDs, सिफिलिस है, और इनकी इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है, लिहाजा उनके लिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है. नाउ डिलेड एंड डिक्रीज्ड एक्सेस टू केयर, वही वाली बात है कि अगर लो ग्रेड इन्फेक्शन था विजाइना में, सर्विक्स में, और आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो दैट इन्फेक्शन असेंडेड और अब जो है वो PID में कन्वर्ट हो गया, or because she didn't seek any medical care or any treatment for this infection.
सेप्टिक इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज द अदर कॉज। हमने बात की है कि जो प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए इफ शी गोज टू सम क्लिनिक और वो क्लिनिक में ऑल दोज एसेप्टिक मेजर्स आर नॉट टेकन, या ऑल दोज जो है एक्शंस and rules and regulations that are applicable for the termination of the pregnancy or for the DNC that are not being taken, तो उन एरियाज में या उन जगहों पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इनको हम पोस्ट एबॉर्शन इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, पोस्ट एबॉर्शन सेप्सिस भी कहते हैं, और सेप्टिक इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं, बिकॉज द एबॉर्शन वाज डन नॉट डन अंडर एसेप्टिक कंडीशंस, इट वाज डन अंडर सेप्टिक कंडीशंस। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज है, या असेंडिंग इन्फेक्शन कॉज करता है और बहुत रैपिडली कॉज करता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो स्टेरिलाइज नहीं होते, वो कॉज होता है। सेकेंडली अगर कोई आरपीओसी दैट इज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन वहाँ पे रह जाते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। It is a very good culture medium. RPOCs or blood clots are very, very good culture medium for the multiplication and division of the bacteria and other organisms. और वहाँ पे rapidly एक जो infection spread होता है. So these were the risk factors. Coming to the symptoms. इसकी भी हमने शुरू में बात की थी कि symptoms patient आपके पास किन symptoms के साथ आ सकती है। एक तो है जो लोअर एब्डोमिनल पेन, वही बताया है कि जब लोअर एब्डोमिनल पेन कब होती है, जब पेल्विक पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। एब्नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज, क्लेमिडिया, गोनोरिया इन्वॉल्विंग द सर्वाइकल एपिथेलियम, स्क्रीटरी एपिथेलियम, और एक्सेसिव विजाइनल डिस्चार्ज। सिमिलरली अगर सर्विसाइटिस है, वेजिनाइटिस है, उसकी वजह से भी एब्नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज और एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। इट माइट बी ब्लड स्टेन्ड एज वेल। एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसकी भी बात हुई है कि जब इन्फ्लेमेशन होएगी इन द एंडोमेट्रियम में तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इट रिजल्ट्स इन इरेगुलर ब्लीडिंग और मेनोरेजिया भी हो सकता है। डिस्यूरिया, डिस्यूरिया भी हमने बात की है कि जो नाइसीरिया गोनोरी है और जो गोनोकोकल है गोनोरिया एंड क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस है, दे हैव अ predisposition for the columnar epithelium, और यूरेथ्रा के लोअर पोर्शन में देयर इज अ columnar epithelium, और जब इस यूरेथ्रा को इन्वॉल्व करता है तो यूरेथ्राइटिस, पस कंटेनिंग यूरिन, और इसके अलावा डिस्यूरिया के पेशेंट कंप्लेन करती है। डिस्पेरूनिया, दैट इज अ पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। nausea, vomiting and fever. Nausea, vomiting and fever are the systemic symptoms हैं। जब पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन जब भी होगा तो सिस्टमिक सिम्टम जरूर आते हैं, दैट इज द फीवर है, और इसमें नॉजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड हो सकते हैं। सॉरी, गोनोकोकल पीआईडी ड्रामेटिक सिम्टम्स ऑफ फीवर एंड पेरिटोनियल इरिटेशन। अगर गोनोकोकल जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ है तो उसमें पेशेंट को जो है वो सडन और हाई ग्रेड फीवर होता है और लोअर एब्डोमिनल पेन पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से। नाउ वी हैव अ पिक्चर ओवर हियर, हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद पीआईडी के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। दिस इज द हेल्दी साइड है, हेल्दी यूट्राइन कैविटी है, एंडोमेट्रियम हेल्दी है, फिलोपियन ट्यूब्स हेल्दी है, और ये जो ओवरी ये भी हेल्दी है। और इन कंट्रास्ट टू दिस इफ यू लुक ओवर हियर, दिस इज द विजाइना है, विजाइना में असेंडिंग इन्फेक्शन है, फिर ऊपर एंडोमेट्रियम में असेंड कर गया, पस बन गई है, दिस इज द पस, इन्फेक्शन वहाँ पे बन रहा है। उसके बाद ये पस असेंड की एंड इट गॉट ओवर हियर इन द फिलोपियन ट्यूब एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस। छोटी छोटी पस की पॉकेट्स बन जाती हैं, सील्ड पस ऑफ पॉकेट्स ऑफ पस है कॉल्ड द एब्सेस। और उसके बाद क्या होता है कि जी इट कैन इन्फेक्शन असेंड्स फ्रॉम हियर टू द ओवरीज। ओवरीज में सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है और फिर सर्विस से वो पेरिटोनियम जो होती है पेल्विक उसमें स्प्रेड कर जाएगा। डायग्नोसिस, हाउ वी डू द डायग्नोसिस। फिजिकल फाइंडिंग्स में लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस, एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले यू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। बेटे आपसे जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एज एससीक्यू, उसमें कहा जाता है कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट। मैनेजमेंट में हिस्ट्री भी आती है, एग्जामिनेशन भी आती है, इन्वेस्टिगेशंस एंड देन द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जब भी मैनेजमेंट पूछी जाती है, इट इंक्लूड्स हिस्ट्री,
एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो आप हिस्ट्री से शुरू करेंगे कि पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ जनरल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन है, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और आप एग्जामिनेशन पे क्या फाइंडिंग्स आप देख सकते हैं। पेशेंट आपके पास पेन के साथ आई है और पेल्विक पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड है। जब आप उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन, तो पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है, और जब पेल्विक एग्जामिनेशन पे करते हैं तो उस पर एडिनेक्सा टेंडरनेस। एडिनेक्सा का मतलब है बोथ साइड के ओवरीज और ट्यूब्स जो हैं, बोथ साइड्स की ओवरीज एंड ट्यूब्स आर कॉल्ड एडिनेक्सा। तो एडिनेक्सल टेंडरनेस होगी, वो भी पेन करेगी, और पेन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल एक्साइटेशन, पॉजिटिव है। फिर होती पेल्विक एग्जामिनेशन, आपने सर्विक्स को जब टच किया तो पेशेंट विंसेस विद पेन। You move the cervix, so patient winces with pain. This is called the cervical excitation is positive. और फिर आप एडिनेक्सा को जब पैल्पेट करते हैं तो that results in adnexal tenderness. आप लेबोरेटरी स्टडीज से आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करा सकते हैं आप टू फाइंड आउट कि द पेशेंट इज हैविंग पीआईडी और नॉट। अच्छा जी, ये है कि दीज इन्वेस्टिगेशंस आर नॉन स्पेसिफिक हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ हाई वैजिनल स्वैब, एंडोसर्वाइकल स्वैब, और या ब्लड का कल्चर नहीं कर लेते, या कोई स्वैब लेकर उसका कल्चर सेंसिटिविटी नहीं कर लेते। बाकी अगर आप ESR करना चाहें, दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। CRP, दैट इज अ सी रिएक्टिव प्रोटीन। CBC उसमें जो है वो WBC इसका काउंट ज़्यादा होगा। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोफिल्स जो हैं, न्यूट्रोफिल्स जो हैं, उनका काउंट ज़्यादा होगा। गोनोरिया, DNA प्रोब्स एंड कल्चर। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस उनमें क्या है कि आप गोनोरिया के लिए DNA प्रोब्स यूज़ कर सकते हैं और उनका कल्चर करवा सकते हैं। क्लेमिडिया, DNA प्रोब्स एंड कल्चर यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट फॉर द हेपेटाइटिस एंड HIV। अभी हमने बात की है कि हम ये जो सेक्सुअली एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं उनमें अदर जो STDs हैं, दैट इज द सेक्सुअली एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, उनके एक्वायर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वी गो फॉर द हेपेटाइटिस B और C का जो टेस्ट है, और HIV ज़रूर कराते हैं। सिमिलरली सिफिलिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एंड सो ऑन। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ट्रांस वैजाइनल अल्ट्रासाउंड उसका करवाएंगे। अब अल्ट्रासाउंड जब आप कराएंगे तो उसमें आपको क्या नजर आएगा, देयर माइट बी एब्सेस फॉर्मेशन इन द ट्यूब्स एंड ओवरीज। ट्यूब्स और ओवरीज में आपको कोई एब्सेस नजर आ सकती है ट्रांस वैजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी में। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है और पस पड़ी हुई है। और मोर स्पेसिफिक इज MRI, लेकिन MRI इज नॉट रूटीनली डन, क्योंकि जो MRI है इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन। 12-13 हज़ार का MRI होता है, और जो कंट्रास्ट वाला है वो उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। तो आप MRI को अवॉइड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कभी ज़रूरत हो, अगर आप कोई चीज़ नहीं डायग्नोज कर पा रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द MRI। अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या नजर आएगा, एक तो एंडोमेट्रियम जो है वो इन्फ्लेम्ड आपको शायद नजर आ जाए, इतना कोई खास पता नहीं चलता। फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है एंडोमेट्रियल कैविटी में, एंडोमेट्रियल कैविटी में फ्लूइड की कलेक्शन नजर आ सकती है। फिर एप्सिस हो सकती है इन द फिलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, और फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है इन द कल्डी सैक। जो पोस्टीरियर पाउच ऑफ डगलस है, दैट इज द posterior pouch of Douglas, that is the cul-de-sac है, उसके अंदर फ्लूइड की कलेक्शन आपको नजर आएगी। These are all signs of PID के pelvic inflammatory disease हैं। और प्रोसीजर्स आप इसको डायग्नोज कैसे और क्या कर सकते हैं प्रोसीजर्स में, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। इफ यू आर सस्पेक्टिंग PID, आप उसमें क्या करते हैं कि आप उसकी डायलेटेशन इन क्यूरेटाज करते हैं और एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं टू फाइंड आउट, और उसको भी एग्जामिनेशन के लिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एट द सेम टाइम कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं, ताकि उसका स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है उसको फाइंड आउट कर सकें और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेप्रोस्कोपी, the gold standard investigation for the diagnosis of PID is laparoscopy. Laparoscopy में we introduce a port through the umbilicus, और कैमरे साथ हम अटैच कर देते हैं कैमरा को, और वी कैन सी कि what type of the infection is going over there in pelvis। क्योंकि पेशेंट लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन के साथ आ रही होती है, रिपीटेडली आपके पास डिस्चार्ज की, मेनोरेजिया की कंप्लेन के साथ आ रही है। तो लेप्रोस्कोपी में एक तो आप ये देख सकते हैं कि कल्डी सैक में फ्लूइड अगर है, डेफिनेटली इट्स अ डायग्नोस्टिक पॉइंट कि जी पेशेंट को इन्फेक्शन चल रहा है। सिमिलरली एडिजन फॉर्मेशन हो सकती है पेल्विक पेरिटोनियम में विद द ट्यूब्स के साथ और विद द ओवरीज। और जाहिर बात है कि आप ओवरी के अंदर या ट्यूब के अंदर तो नहीं घुस के देख सकते, यूट्रस को सरफेस पे तो देख सकते हैं,
और पेल्विक पेरिटोनियम को देख सकते हैं और द सर्फेसिस ऑफ ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स की देख सकते हैं लैप्रोस्कोपी से। नाउ एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द पीआईडी के लिए कौन कौन से करते हैं? लैप्रोस्कोपी एडवांटेजेस क्या है? स्पेसिफिक 100% है और सेंसिटिविटी इसकी 87% है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज इन्वेसिव, पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, आपने पोर्ट अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस करना है, एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा महंगा है, स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट में भी करवाते हैं तो डॉक्टर्स चार्ज मोर। सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, दीज आर इनएक्सपेंसिव हैं, रेडिली अवेलेबल हैं, ठीक है जी। और रिजल्ट है यूजुअली डिलेड। अगर आप कल्चर के लिए भेजते हैं तो कल्चर का कम से कम 24 से 48 आवर्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ब्लड टेस्ट में WBC ज़्यादा होंगे, जिस समय हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ESR रेस्ड होगा और C रिएक्टिव प्रोटीन भी ज़्यादा होगी। दीज आर ऑल्सो इनएक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल हैं, रैपिड रिजल्ट्स हैं इनके। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दीज आर नॉन स्पेसिफिक। बॉडी में अगर कहीं भी इन्फेक्शन होगा किसी भी जगह पर, PID के अलावा भी गला ख़राब है, कान में दर्द है, नाक में कोई मसला है, तो उसमें हमेशा WBC का काउंट, ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा आएंगे। The next investigation is transvaginal ultrasound. Transvaginal ultrasound, it is inexpensive, readily available है और rapid results हैं, immediately the result is available with you। और इसके disadvantages क्या हैं? The specificity is 60%, sensitivity is 30%। आप ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड में हम प्रोब से ही देख रहे होते हैं डायरेक्ट, जाहिर बात है हम उसको अंदर जाके विजुअलाइज नहीं कर सकते। हालांकि लेप्रोस्कोपी जो है वो इसलिए स्पेसिफिक है कि उसमें हम अपनी आंखों से कैमरे पर विजुअलाइज कर सकते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। CT स्कैन, CT स्कैन इज नॉट यूजफुल इन अर्ली PID। उसका डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा और रेडिएशन का एक्सपोजर अलग होता है। नाउ द सेंटर्स फॉर द डिजीज कंट्रोल, अच्छा, सेंटर्स फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ PID। वो क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो सकता है आपका? एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी प्रेजेंट। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी गो थ्रू कर लेंगे। So adnexal tenderness, one of the following criteria must be present: adnexal tenderness, examination with cervical motion tenderness and uterine tenderness. Additional diagnostic criteria may enhances specificity if present: abnormal cervical or vaginal mucopurulent discharge है, elevated C-reactive protein, elevated ESR, laboratory documentation of cervical infection with Neisseria gonorrhea or Chlamydia trachomatis, oral temperature higher than 101 Fahrenheit, presence of abundant numbers of white blood cells on the saline microscopy of vaginal secretions. We take the vaginal secretions on the glass slide और फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन किया जाता है, and we see that large number of the white blood cells are present on the microscopic examination. So ये additional diagnostic criteria. The most specific criteria for the diagnosis of PID include endometrial biopsy with histopathological evidence of the endometritis. आपने से बायोप्सी की एंडोमेट्रियल टिश्यू को एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया और it comes out to be infection, endometritis. Laparoscopic abnormalities consistent with PID. Transvaginal ultrasonography है और MRI techniques showing the thickened fluid filled tubes हैं with or without free fluid or the tubo-ovarian complex और Doppler study suggesting the pelvic infection. Doppler का क्या मतलब होता है? Doppler is a specific or specialized type of the ultrasound technique है जिसपे blood flow नजर आ जाता है. Doppler is a specialized type of the ultrasound technique है जिसपे blood flow नजर आ जाता है. और जब ज़ाहिर पता कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है, जिस तरह की हमने बात की कि यूट्रस में अगर इन्फ्लेमेशन होगी, ट्यूब्स में होगी, ओवरीज में होगी, तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द वेसोडाइलेटेशन एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द साइटोकाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेसोडाइलेटर्स आर देयर, तो वेसोडाइलेटेशन हो जाती है वहाँ पे, और जब वेसोडाइलेटेशन होती है तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। जब वेसोडाइलेटेशन होगी और ब्लड फ्लो वहाँ का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डॉपलर पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा है एंडोमेट्रियम का या ट्यूब्स का और ओवरीज का इन्फेक्शन की वजह से, सजेस्टिंग पेल्विक इन्फेक्शन, ट्यूबल हाइपरीमिया। नीचे लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में
कि ट्यूब में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मेजर क्राइटेरिया क्या है? लोअर एब्डोमिनल पेन होनी चाहिए, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस। और इसमें होता कुछ किस्म का डिस्चार्ज है, म्यूकोपेरिलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज है। अगर मेजर क्राइटेरिया इज प्रेजेंट तो फिर हम उसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सेफ्ट्रायाक्सोन 250 मिलीग्राम्स इंट्रामस्कुलर, डॉक्साइक्लिन 100 मिलीग्राम्स पर ओरल बीडी फॉर 14 डेज। तो ट्रीटमेंट कब तक चलता है पीआईडी का? 14 डेज के लिए। आमतौर पे जो एंटीबायोटिक्स हम 5 से 7 डेज के लिए देते हैं, बट इफ यू आर ट्रीटिंग दी PID, that is a pelvic inflammatory disease, you have to continue these antibiotics at least for 14 days. अच्छा जी, अब है सपोर्टिंग क्राइटेरिया का क्या है कि कौन सा क्राइटेरिया जो सपोर्ट करेगा कि PID हो सकती है। एक तो मेजर क्राइटेरिया की हमने बात किया, और सपोर्टिंग में फीवर अगर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, abnormal vaginal discharge, positive culture for Neisseria gonorrhea or Chlamydia trachomatis, and WBC's का जो count है that is more than 10,000. WBC's count is more than 10,000 and elevated CRP और ESR, और अगर C-reactive protein और erythrocyte sedimentation rate ज़्यादा है, these are the supporting criteria. Chandelier sign क्या होता है? तो chandelier sign is severe cervical motion tenderness seen in PID. chandelier बना भी हुआ है, ये देखें कि जब हम सर्विक्स को मूव करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो पेशेंट बहुत ज़्यादा तस्वीर में विंस करती है। सडनली जो वो विंस करती है, इट मीन्स कि पेशेंट इज टेंडन और सर्वाइकल मोशन एक्साइटेशन पॉजिटिव है। इसको शैंडिलियर साइन कहते हैं। अच्छा, अब हमने एक का एलॉग्रिदम बनाया हुआ है टैबलेटेड फॉर्म में। इज द वुमन सेक्सुअली एक्टिव है और एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? यस, शी इज एट द रिस्क है। तो क्या करना है आपने कि पेल्विक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट हैं, अगर हैं कि नहीं है। अगर है पेन और लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस भी है, पेल्विक पेन, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस भी है, यूट्राइन टेंडरनेस है और एडिनेक्सल टेंडरनेस प्रेजेंट है कि नहीं? जी, सब क्राइटेरिया तीनों का तीनों प्रेजेंट हैं, यस है। तो हैव अदर कॉजेज ऑफ पेन बीन एक्सक्लूडेड? हैव अदर कॉजेज ऑफ पेन बीन एक्सक्लूडेड? लाइक लोअर एब्डोमिनल पेन में किस चीज़ का हो सकती है डायग्नोज ऑफ एक्सक्लूजन? क्या होएगा? एक तो उसमें सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, जो है वो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सिग्मोइड कोलोन का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकती है। सो अदर कॉजेज हैव टू बी एक्सक्लूडेड। अगर कोई और कॉजेज नहीं थे, नो है, तो कंसिडर एडिशनल टेस्टिंग, जिसमें फर्दर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अदर इन्वेस्टिगेशन करा के देख सकते हैं। और अगर येस है, अदर कॉजेज आपने एक्सक्लूड कर ली हैं, तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट फॉर द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की आप दे सकते हैं। ऊपर ये जो ग्रुप है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी पेल्विक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन है या नहीं है, अगर उसमें पेन नहीं है तो रूटीन स्क्रीनिंग करें फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए। बाहर के मुल्कों में रूटीन स्क्रीनिंग की जाती है, 25 ईयर्स की एज से वो शुरू करते हैं, और उसमें साथ ही वो पैप्स में भी कर देते हैं, दैट इज सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए जो किया जाता है फ्रॉम द 25 ईयर्स ऑफ एज टिल द 60 ईयर्स ऑफ एज तक। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? स्कारिंग इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और सिक्विले क्या होते हैं? इनफर्टिलिटी, हमने बात की थी कि ये पूरी फिलोपियन ट्यूब्स है, सॉरी फ्लोपियन ट्यूब थी, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी इसी तरह के एडिशंस बन जाती हैं, और ओवम जो जाइगोट है या जो जाइगोट है वो उसके अंदर इंट्रैप हो जाता है, इट कैन नॉट गेट इनटू द यूट्राइन कैविटी, और वहाँ जाके इम्प्लांट नहीं हो सकता। सो द इंक्रीज चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंक्रीज चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड क्रॉनिक पेल्विक पेन, क्योंकि वहाँ पे एडिशंस बन जाती हैं। नाउ स्प्रेड टू इन द पेरिटोनियम इन द फिट्ज-हर्कर्टिस सिंड्रोम। फिट्ज-हर्कर्टिस सिंड्रोम का क्या मतलब है? Both of this chlamydia trachomatis and the Neisseria gonorrhoeae, they causes ascending infection. pelvic peritoneum को इन्वॉल्व करते हैं, और फिर pelvic peritoneum के बाद ऊपर वाली पेरिटोनियम में असेंड हो जाते हैं, और जो पेरीहिपेटिक पेरिटोनियम है, पेरीहिपेटिक लिवर के साथ साथ जो पेरिटोनियम है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करके एडिशंस बना देते हैं। ये एडिशंस है, ये ऊपर लिवर है और ये जो पेरिटोनियम है इसके साथ ये एडिशंस बनाती हैं, दिस कॉल्ड द फिट्ज-हर्कर्टिस सिंड्रोम। फिट्ज-हर्कर्टिस सिंड्रोम। Now, what are the chronic complications and sequelae? Chronic complications क्या क्या हो सकती हैं? डिस्पेरूनिया पहला, इनफर्टिलिटी ड्यू टू द ट्यूबल फैक्टर की वजह से, अगर सिंगल PID की तो रिस्क ऑफ द इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल फैक्टर इज 12%, अगर 2 एपिसोड्स PID के हुए हैं तो 25% तक पहुंच जाएगा, और अगर 3 एपिसोड्स हुए हैं तो 50%। इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, PID की हमने अभी बात की है
कि ट्यूब्स में एडिशंस बन जाती हैं और ओवम जब आता है तो उसमें इंट्रैप हो जाता है कैविटीज के अंदर. इट कैन नॉट रीच टू द यूट्राइन कैविटी. तो 6 to 10% increase in the risk of following the history of the PID ectopic pregnancy का. उसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ एडिशंस और हाइड्रोसेल्पिंग्स और पायोसेल्पिंग्स एंड ट्यूबोवेरियन एब्सेस. वही वाली बात है कि जो असेंडिंग इन्फेक्शन है ट्यूब्स और ओवरीज में एडिशंस बन जाती हैं, फ्लूइड की कलेक्शन हो सकती है और पायोसेल्पिंग्स का मतलब है कि पस कलेक्ट हो जाती है ट्यूबोवेरियन एब्सेस और ट्यूब्स में और ओवरीज में एब्सेसेस बन जाती हैं. क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द रिकरेंट और एसोसिएटेड पायोजेनिक इन्फेक्शन टीबी. क्रॉनिक पीआईडी कब होती है? अगर रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार इन्फेक्शन होता जा रहा है या आपने उसको प्रीवियस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया था और मोस्ट पब्लिक किस वजह से होता है? टीबी की वजह से. टीबी मोस्ट पब्लिक कॉजेज द क्रॉनिक पीआईडी. क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड इल हेल्थ और पेशेंट को कंटिन्यूसली लोअर एब्डोमिनल पेन रहना शुरू हो जाती है और उसकी सेहत ठीक नहीं रहती. अब हाउस होल्ड थिंग्स भी नहीं कर सकती है. शी कीप्स ऑन कमिंग टू दी ओपीडी और इमरजेंसीज में आती रहती है और फिर उसको टीके लगवाती रहती है बार बार पेन किलर्स कि शायद मेरा दर्द ठीक हो जाए. लेकिन जो है ये उसका एक सीक्वल है बैड कि पेशेंट प्रेजेंट्स टू द क्रॉनिक पेल्विक पेन और फाइंड देन वन फाइन डे शी माइट एंड अप इन हिस्टेरेक्टमी. क्योंकि उसका पेन सेटल नहीं हो रहा तो उसका लास्ट रिजॉर्ट जो है वो आप हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं इफ शी हैज कंप्लीटेड हर फैमिली एंड इफ शी वांट्स दिस ऑप्शन. पीआईडी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसका हमने एब्रिविएशन बनाया जैसे आई फेस पीआईडी. आई फेस पीआईडी में ये जो लेटर्स हैं किसको डिनोट कर रहे हैं? आई से इनफर्टिलिटी, एफ से फ्रिट थर्टी सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया कि पैरी हिपैटिक एडिशन फॉर्मेशन है. ए से एब्सेसिस हैं जो कि ट्यूबोवेरियन एब्सेसिस बन जाती है. क्रॉनिक पेल्विक पेन सी से. ई फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. पी से पेरिटोनाइटिस. आई से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द एडिशन फॉर्मेशन की वजह से जब कभी पेल्विक पेरिटोनियम इन्वॉल्व होगी तो एडिशन फॉर्मेशन होगी और इस वजह से क्या होगा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है. डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन सेप्सिस में जा सकती है. पेशेंट एंडोकार्डाइटिस, आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस. ये जो गोनोकोकल एंड द क्लेमिडिया के इन्फेक्शन हैं दे आर ऑल्सो नोन टू कॉज द आर्थराइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस. और जो बच्चे जब पैदा होते हैं अगर उनसे पहले मदर को इन्फेक्शन है, विजाइनल इन्फेक्शन है, तो उन बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस हो सकता है. सो द पीडियाट्रिशियन हैज टू बी इन्फॉर्म्ड. मैनेजमेंट क्या करनी है? रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम्स. अगर पेशेंट आपके पास लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन के साथ आई है, फीवर के साथ आई है और वजाइनल डिस्चार्ज है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें. फीवर के लिए उसको एंटीबायोटिक्स देंगे आप. डिस्चार्ज के लिए अपनी लोकल कोई भी एंटीबायोटिक द मीन वाइल आपने उसका हाई वजाइनल स्वैब और फॉर द कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देना है. फिर उसके बाद अगर उसको जो है वो लोअर एब्डोमिनल पेन है तो आप उसको पेन किलर्स दे सकते हैं. Eradication of current infection. सारी बातें you have to give the antibiotics to the patient. Antibiotics are always group specific. किसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक देनी है? डॉक्टर नादिया ने भी आपको लोअर जनरल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़ाए हैं, उन्हें सब ये मेंशन किया हुआ है. अभी हम आगे भी इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे. Minimalization of the risk of long-term consequences. Early treatment to avoid long-term consequences. Antibiotics देंगे आप उसको और you can do the surgery. If there is a tubovarian abscess है तो abscess जो होती है it never responds to the antibiotics. और अगर वो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड कर भी जाए तो अंदर से एब्सेस कभी भी ड्राई नहीं होती. इट फॉर्म्स अ जेल अराउंड इटसेल्फ जिसको हम एंटीबायोमा कहते हैं कि एब्सेस कैसे एंटीबायोमा बन जाता है एंटीबायोटिक की वजह से. और अब एंटीबायोमा वहीं पर पड़ा रहता है और उसको जाहिर पता है एंटीबायोटिक से वो ड्रेन तो नहीं हो सकता तो उसको ड्रेन करने के लिए ऑलवेज हैव टू डू सर्जरी. आप एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दे सकते हैं? इन पेशेंट ट्रीटमेंट क्या करेंगे? रिजीम ए एंड रिजीम बी. रिजीम ए में है कि यू एडमिनिस्टर, बेटा ये आपको याद करनी पड़ेगी और आपकी बुक्स में लिखी हुई है, नेट भी सर्च कर लीजिएगा. रिजीम में एडमिनिस्टर सेफॉक्सिडिन जो कि सेकंड जनरेशन सेफ्टोस्पोरिन है 2 ग्राम्स IV 6 आवरली और सेफोटेटिन 2 ग्राम्स IV 12 आवरली प्लस डॉक्सासाइक्लिन 100 मिलीग्राम्स IV 12 आवरली BD में देंगे. Continue this regime for 24 hours after the patient remains clinically improved. Continue this regime for 24 hours after the patient remains clinically improved.
and then start doxycycline 100 milligrams per oral BD for a total of 14 days. मैंने आपको बताया कि PID में आप जो एंटीबायोटिक देते हैं, these are always for 14 days. Administer doxycycline per oral when possible because of the pain associated with the infusion. Bioavailability is similar with per oral and IV administrations. If tubo-ovarian abscess is present, use clindamycin or metronidazole with doxycycline. अगर abscess है तो use clindamycin or metronidazole with doxycycline for more effective anaerobic coverage. Regime B, दूसरी क्या ऑप्शन है आपके पास? Administer clindamycin 900 milligrams IV 8 hourly plus gentamicin जो कि ग्राम नेगेटिव को कवर देती है 2 milligrams per kg body weight. लोडिंग डोज दें IV followed by a maintenance dose of 1.5 milligrams per kg 8 hourly. IV therapy may be continued for 24 hours after the patient improves clinically, and the per oral therapy of 100 milligrams BD of doxycycline should be continued for a total of 14 days. मतलब इनिशियली पेशेंट आपके पास एडमिटेड है, आपने उसको IV दे दिया है क्लिंडामाइसिन और डॉक्साइक्लिन, और उसके बाद फिर आप उसको ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं 100 milligrams BD 14 days के लिए. If tubo-ovarian abscess is present, use clindamycin or metronidazole with doxycycline for more effective anaerobic coverage. If a patient comes to you in OPD, तो उसका आपने क्या regime करनी है और उसको कैसे treat करना है? Administer ceftriaxone 250 milligrams IM once as a single dose plus doxycycline 100 milligrams per oral BD for 14 days. ठीक है जी? With or without metronidazole 500 milligrams per oral BD for 14 days. Metronidazole can be added. Metronidazole flagyl के नाम से आती है जो most common है और आप लोगों ने भी बहुत दफा खाई होगी. It can be added if there is evidence or suspicion for vaginitis or gynecological instrumentation in the past 2 to 3 weeks. Regime B क्या है? Administer cefoxitin 2 grams intramuscular once as a single dose and probenecid 1 gram per oral concurrently in a single dose or other single dose. Parenteral third generation cephalosporin, ceftriaxone or cefotaxime plus doxycycline 100 milligrams per oral BD for 14 days with or without metronidazole 500 milligrams per oral BD for 14 days. अच्छा, इसमें से इन पेशेंट वाली की भी सिर्फ आप एक रिजीम बेशक याद कर लें और आउट पेशेंट वाली की भी सिर्फ एक रिजीम याद कर लें ताकि आपको डोजेस और कितने दिन देनी है वो आपको याद रहे. Metronidazole can be added if there is suspicion of vaginitis or gynecological instrumentation in the past 2 to 3 weeks. Inpatient therapy of acute PID. आपके पास पेशेंट acute PID के साथ आई है, आपने उसको दाखिल कर लिया हुआ है, तो आप उसको ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस आपके पास? ऑल्टरनेटिव पैरेंटल रेजिम्स, पहले तो हमने पढ़ लिया है, हम उसको थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन 2 ग्राम्स इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं फॉलोड बाय डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल, या इंट्रामस्कुलर आईवी को मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं इफ देयर इज सस्पिशन ऑफ वेजिनाइटिस एंड गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है या फिर कोई ट्यूबोवेरियन एब्सेस हो. अगर पेशेंट उन सब एंटीबायोटिक्स के लिए एलर्जिक है या वो यूज नहीं कर सकते तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हैं? वी कैन गिव क्यूनोलॉन्स दे सकते हैं, लीवोफ्लॉक्सिसिन 500 मिलीग्राम्स आईवी ओडी, ठीक है, विद और विदाउट मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम्स आईवी 8 आवरली. ओफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं 400 मिलीग्राम्स आईवी 12 आवरली, बीडी में देते हैं, टेरिबिट के नाम से आती है, लीवोफ्लॉक्सिसिन जो लीफ्लॉक्स के नाम से आती है. पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन दे सकते हैं या सल्बेक्टम 3 grams IV 6 hourly plus doxycycline 100 milligrams IV 12 hourly. It covers the chlamydia trachomatis, ठीक है जी. डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो कवर करती है chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and anaerobes in tubo-ovarian abscess. Third generation cephalosporins में we can use ceftriaxone, cefotaxime, ceftriaxone, ठीक है. इसकी कोई एनारोबिक कवरेज नहीं है. एनारोबिक कवरेज के लिए आपने मेट्रोनिडाजोल को यूज करना है. Plus the doxycycline also gives you anaerobic coverage. Macrolides है. Macrolides में कौन कौन सी चीजें होती हैं? That is azithromycin, erythromycin. Azithromycin आजकल बहुत इन है, डिफरेंट टाइफाइड की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रहा है. ये कोरोना की ट्रीटमेंट में भी सजेस्ट किया गया है कि आप उसमें कंटिन्यू करें पेशेंट को. और प्लस जितनी PID के पेशेंट्स हमारे पास आती हैं हम उनको भी देते हैं 500 मिलीग्राम्स IV 1 to 2 days के लिए followed by 250 milligrams per day oral 5 to 6 days के लिए with or without 12 days course of metronidazole. Now this was the end of the lecture. Thanks for listening to me patiently. और इसको go through करें.
अभी आपके जब ये लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे, वील गो थ्रू द रिवीजन में आपके दोबारा ये लेक्चर्स रिपीट होंगे, अगर आप होगी देन वी कैन डिस्कस इट इन दोज लेक्चर्स। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।